नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रोफेसर यूपीएस कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डीपी विप्र कॉलेज से। और दोस्तों, जो हम लोग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिकंदर का जो भारत आक्रमण है। भारत आक्रमण का उद्देश्य क्या है, क्यों भारत में उन्होंने आक्रमण किया, भारत में जो अभियान किया है और उनका भारत अभियान का जो प्रभाव है, इन सारी बिंदुओं पर हम लोग बड़ी गहराई से विचार करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। आपके सामने ये हमारा जो लेसन है वो स्टार्ट होता है। तो देखते हैं सिकंदर, जो कि 356 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक के माना जाता है। सिकंदर या अलेक्जेंडर द ग्रेट, अंग्रेजी में जिसे अलेक्जेंडर कहा जाता है, मकदूनिया या मैसोडोनिया का ग्रीक प्रशासक था। वह अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मैसोडोनियन नाम से भी जाना जाता है और उनके विजय रथ को रोकने का सबसे मुख्य जो भूमिका है, भारत के राजा पुरु, जिन्हें यूनानी इतिहासकारों ने पोरस नाम से संबोधित किया है, और भारत के क्षेत्रीय सरदारों को जाता है, जिन्होंने सिकंदर की सेना में तथा उनकी जो पराक्रम है उनको परास्त किया, उनके मन में एक खौफ पैदा किया और भारत से उनको लौटने के लिए विवश किया। उसने अपने कार्यकाल में ईरान, सीरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, फिनिशिया, जुदेया, गाजा, बैक्ट्रिया और भारत में पंजाब, जिसके राजा पुरुष थे, तक प्रदेशों पे हासिल जो है विजय हासिल की थी। परंतु मगध की विशाल सेना के सामने जो है जो सिकंदर की सेना है वो डर जाती है और बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है सिकंदर की सेना, इसलिए वो अपना स्वदेश लौटना चाहते हैं। अब हम लोग इसको आगे देखने वाले हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में। जो अलेक्जेंडर ग्रेट है, उनका शासन काल माना गया है 336 से 323 ईसा पूर्व। उनके जो पूर्ववर्ती है या उनके जो पिता है, उनका नाम है फिलिप द्वितीय, जो जिसे मैसोडोन कहा गया है। और उनके जो सक्सीजर होंगे, उत्तरवर्ती होंगे, उनका नाम है सिकंदर चतुर्थ मैसोडोन। इनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व। स्थान है पेला, मैसोडोन, और जो कंट्री है वो है यूनान। इनका निधन होता है 10 या 11 जून को 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम है रुक्साना, जो कि बैक्ट्रिया की क्या थी, एक राजकुमारी थी, स्ट्रेरा द्वितीय। तो इस प्रकार से देखते हैं, उनका एक संतान भी था जिनका नाम है सिकंदर चतुर्थ मैसोडोन। पिता का नाम है फिलिप द्वितीय मैसोडोन और माता का नाम है ओलंपियस। देखते हैं कि जो सिकंदर है बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली था और ये पिता के साथ सैन्य अभियानों में जाया करता था। 16 वर्ष की आयु में अरस्तु से शिक्षा प्राप्त कर सिकंदर राज्य में वापस आ गया। उसी समय फिलिप ने बाइजेंटियम के खिलाफ जो है युद्ध छेड़ दिया था और सिकंदर को राज्य का प्रभारी बना दिया गया और उनकी देख रेख में छोड़ दिया गया था। फिलिप की अनुपस्थिति के दौरान थ्रेसियन मैदी ने मैसेडोनिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया और सिकंदर ने तुरंत उनके खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें अपने इलाके से खदेड़ दिया। बाद में उसी इलाके में यूनानियों के साथ एक उपनिवेश स्थापित कर एलेक्जेंड्रोपोलिस नामक एक शहर की स्थापना भी की गई थी। फिलिप जब वापस लौट कर आता है तो देखता है कि दक्षिणी थ्रेंस में विद्रोह को दबाने के लिए एक छोटी सैन्य दल के साथ सिकंदर को वहां भेज दिया और यूनानी शहर पेरिन्थन्स के खिलाफ जो है लड़ाई के दौरान सिकंदर ने अपने पिता की जान भी बचाई थी। और थ्रेस में अभी भी कब्जा जमाए फिलिप ने सिकंदर को दक्षिणी ग्रीस में एक अभियान के लिए एक सेना खड़ा करने का आदेश दे दिया था। कहीं अन्य ग्रीक राज्य उनसे हस्तक्षेप न करे, सिकंदर ने ऐसा दिखाया कि वह इलियारिया पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इसी दौरान इलियारियस ने मैसेडोनिया पर हमला कर दिया, जिसे सिकंदर ने वापस खदेड़ दिया। चूंकि बचपन से ही सिकंदर प्रतिभाशाली था और उनके जो गुरु का नाम है वो अरस्तु था, और जब भी अरस्तु सिकंदर को पढ़ाता था तो दर्शन में ज्यादा रुचि ना हो करके सिकंदर की रुचि जो है ऐसे महान सम्राटों के प्रति थी, जिसके बारे में अरस्तु उन्हें बताया करता था। इसलिए बचपन से ही उनके मन में विश्व विजय करने का स्वप्न जागृत हो चुका था। अब देखते हैं, फिलिप और उसकी सेना जब 338 ईसा पूर्व अपने बेटे से जा मिली और वो दक्षिण में थर्मोपाइल पर चढ़ाई करने के लिए निकल गए, जहां थर्बन की सेना के कड़े प्रतिरोध के बाद उस पर कब्जा कर लिया गया। वे एलेसिया शहर पर कब्जा करने गए, जो एथेंस और थीब्स से कुछ ही दूरी पर स्थित था, जिसे देख डेमोस्थेनिसस की अगुवाई वाली एथेनियन ने मैसोडोनिया के विरुद्ध थीब्स के साथ गठबंधन करने का
फैसला किया। हालांकि फिलिप ने भी एथेंस के खिलाफ थीब्स से गठबंधन हेतु दूत भेजे, लेकिन थीब्स ने एथेंस का साथ दिया और फिलिप ने एम्फिसा की ओर कूच किया, जहां एमोस्थेनस द्वारा भेजे गए भाड़े के सैनिक हराकर शहर को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया गया था। फिलिप फिर इलेशिया लौट गए, जहां से उसने एथेंस और थिप्स को शांति का अंतिम प्रस्ताव भेजा, जिसे दोनों ने खारिज कर दिया। फिलिप ने दक्षिण की ओर कूच किया और वहां पे उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जो उनका राज्याभिषेक है वो स्टार्ट होता है। इस प्रकार देखते हैं सिकंदर जो है अपने पिता के साथ हर एक अभियान में बड़ी आसानी के साथ, बड़ी कूटनीतिज्ञता के साथ सफलता हासिल करने लगा। और अब देखते हैं, जैसे ही सिकंदर ने पहले थीबन की सुरक्षा पंक्तियों को तोड़ा, उसके पीछे फिलिप्स की जनरल थे। दुश्मनों को सामंजस्य को नुकसान पहुंचाने के बाद फिलिप ने अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया और उन्हें जल्दी घेरने का आदेश दिया। एथेनियन के हारने के साथ ही थीबियन अकेले लड़ने के लिए बचे हुए थे और चारों ओर से घिरे हुए थे। अंततः वो भी हार गए और चेरोनिया में जीत के बाद फिलिप और सिकंदर निर्विरोध पोलोपोनीज की ओर बढ़ने लगे, जहां उनका सभी शहरों द्वारा स्वागत किया गया। हालांकि जब वे स्पार्टा पहुंचे तो उनका स्वागत नहीं किया गया, उन्हें नकार दिया गया। लेकिन फिलिप ने युद्ध का सहारा नहीं लिया। कुरिन्थ में फिलिप ने हेलेनिक अलायंस की स्थापना की और ये फारसी विरोधी गठबंधन के तौर पर ग्रीक फारसी युद्धों पर आधारित थी, जिसमें स्पार्टा को छोड़कर अधिकांश ग्रीक शहर शामिल हो गए थे। फिलिप को इस लीग के नाम पर हेगॉन, मतलब जो कि सर्वोच्च कमांडर है, उनका नाम दिया और इसने फारसी साम्राज्य पर हमला करने की अपनी योजना की घोषणा कर दी। तो ये जो हम लोग युद्ध देख रहे थे अभी तक, वो अभियान पिता के साथ में किस प्रकार से सिकंदर ने अपने योग्यता का परिचय दिया और सिकंदर के द्वारा किस प्रकार से अपनी पिता की सहायता की गई, किस प्रकार से उनके द्वारा विजय प्राप्त की गई। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से सिकंदर का जो है राज्याभिषेक किया जाएगा और सिकंदर के राज्याभिषेक के पीछे रीजन क्या रहता है, इन चीजों को देखने वाले हैं। जब 336 ईसा पूर्व की गर्मियों में एगिए में अपनी बेटी क्लियोपेट्रा के विवाह में भाग लेते हुए फिलिप को उसके अंगरक्षकों के कप्तान, क्या है, उनके जो अंगरक्षक है उनके द्वारा ही, जिनका नाम था पॉसनीस, उनके द्वारा हत्या कर दी जाती है। जब पॉसनीस भागने का प्रयास किया तो सिकंदर के दो साथी पेडिकस और लियोनाटस ने उनका पीछा कर उन्हें मार डाला। उसी समय 20 वर्ष की उम्र में सिकंदर को रईस, जब जो कि वहां के अमीर थे, और उनकी सेना के द्वारा राजा घोषित कर दिया गया। अब देखते हैं, जैसे ही सिकंदर को राजा घोषित किया गया, अब सिकंदर के द्वारा विश्व विजय का स्वप्न देखा जाने लगा। अब वो विश्व को विजयी करना चाहते थे। वो तलवार के दम पर संपूर्ण विश्व को अपने राज्य के अधीन लाना चाहते थे। तो सिकंदर का जो विश्व विजयी अभियान है उसको हम लोग देखने वाले हैं। राजा बनने के पश्चात सिकंदर 331 ईसा पूर्व या बीसी में ओखेला के युद्ध में दारा तृतीय को पराजित कर हखमनी साम्राज्य को समाप्त कर दिया। बैक्ट्रिया में अपना उपनिवेश स्थापित कर वह विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से भारत अभियान को अग्रसर हुआ और 334 बीसी में उसने भूमध्य सागर पार कर विजय अभियान प्रारंभ किया। अफ्रीका, तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान जीतते हुए भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुआ। पश्चिमोत्तर भारत में उस समय अनेक छोटे छोटे कबीला थे जिन्होंने सिकंदर को काफी चुनौती दी, हालांकि अंततः वह पराजित हुए। देखते हैं, धीरे धीरे जब सिकंदर को एक एक राज्यों में, एक एक देशों में विजय प्राप्त होने लगे, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गया और वो भारत के पश्चिम भाग में आ जाता है, जहां पे उनको छोटे छोटे कबीलाओं के साथ युद्ध करना पड़ता है, क्योंकि वो कबीले बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। हालांकि जो सिकंदर है वो उनसे भी शक्तिशाली होता है और जीत अंततः सिकंदर की होती है। तक्षशिला, सिंधु और झेलम के बीच के शासक अम्भी ने उसके सामने हथियार डाल दिए, लेकिन पोरस, झेलम तथा चुनाव के बीच का शासक काफी बहादुरी से लड़ा। संसाधनों की कमी के कारण पोरस की सेना हार गई। उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना उनका जो राज्य है वापस कर दिया और उन्हें मित्र बना लिया। भारत के भीतरी क्षेत्रों में आक्रमण के उद्देश्य से सिकंदर आगे बढ़ा। उसने व्यास के तट पर शिविर लगाया और वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके सैनिकों ने मना कर दिया और अंततः व्यास के तट से ही उसे अपने देश वापस लौटना पड़ा। तो हम लोग भारत का जो अभियान है उसको थोड़ा डिटेल से देखने वाले हैं। सिकंदर का जो जन्म है, ये सब सब चीजें हम देख लिए हैं कि 356 बीसी में होता है मकदूनिया में, और वो फिलिप के यहाँ उनकी जो है अ, जन्म होता है। और ये जो है अंततः
अफगानिस्तान पर चढ़ाई करके एक कंधार में सिकंदरिया नामक स्थान भी शहर भी बसाता है। और देखते हैं कि धीरे धीरे वो काबुल की घाटी में पहुंचते हुए काबुल में भी विजय प्राप्त करता है, और उसके जो सेनापति होते हैं हेप्स्थियान और पिरिडिक्स, उनके नेतृत्व में सिंध में भी विजय प्राप्त करता है और 326 ईसा पूर्व बैक्ट्रियस व भारत विजय के अभियान पर निकला और काबुल होते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार कर सिंधु नदी के तट पर पहुंचा। यहाँ पे उसने सेना को 2 भागों में बांट दिया। स्वयं विभक्त सेना के एक भाग को लेकर सर्वप्रथम पर्वती जाति अस्मक पर आक्रमण करता है और इस आक्रमण में सिकंदर घायल हुए। प्रतिशोध उसने अपने जनसंहार से किया। चूंकि इस जो आक्रमण है उसमें बहुत जो है सिकंदर घायल हो जाता है और जिसका प्रतिशोध वो पूरे लोगों को मार करके लेता है। अश्वक राजा के मरने के बाद रानी भी मोर्चा संभाल लेती है और देखते देखते पर्वतीय स्त्रियां लड़ाई में कूद पड़ती है। कई दिनों के जो स्थारपूर्ण युद्ध होता है, इसमें अस्मक की राजधानी को पूर्ण रूप से जला दिया जाता है और उसका पतन कर दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध है सिकंदर का भारत में, वो है झेलम का युद्ध। तो झेलम के युद्ध में देखते हैं, झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर राज्य उसका जो राज्य है वापस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। चूंकि इस युद्ध में होता क्या है, जब पोरस हार जाता है और सिकंदर के द्वारा पकड़ लिया जाता है, तो सिकंदर बोलता है कि पोरस तुम्हारे साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाए। तब पोरस के द्वारा कहा जाता है कि एक विजित राजा के द्वारा जिस प्रकार से एक पराजित राजा के साथ व्यवहार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे साथ भी व्यवहार किया जाए। चूंकि जो है पोरस के प्रतिभा से, उनके जो लड़ने की क्षमता है उससे काफी प्रभावित हुए रहते हैं अलेक्जेंडर, और अलेक्जेंडर उनसे मित्रता कर लेते हैं और उनके जो राज्य है उनको वापस कर दिया जाता है। और यह युद्ध लगभग 19 महीने 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक रहा और इसे हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा गया है। वर्ल्ड फेमस एक जो वार है, युद्ध है, वो हाइडे स्पीच का युद्ध कहा गया है। मई 326 ईसा पूर्व में यह लड़ाई झेलम नदी के तट पर हुई। सिकंदर महान की सेना हिंदुकुश के पहाड़ों को पार करते हुए भारत में पहुंच गई। सर्वप्रथम सिकंदर महान ने तक्षशिला के राजा के साथ एक सहायक संधि की और अपनी तरफ मिला लिया। पोरस के खिलाफ अभियान चलाया क्योंकि तक्षशिला की राजा की फौज के विरोध में था। ठीक है, देखो जो अंभी था तक्षशिला का जो राजा और पोरस दोनों के मध्य शत्रुता था और इसी का फायदा उठाने के उद्देश्य से सिकंदर जो है पोरस पर आक्रमण करता है और अंभी के द्वारा उनका सपोर्ट किया जाता है और इन दोनों में सहयोग मिलाकर करने का निर्णय लिया। पोरस की सेना की खबर मिली तो वह झेलम नदी के पूर्वी तट पर पहुंच गया। सिकंदर की सेना उसे पश्चिमी तट से पार करने की कोशिश करती रही। कई दिन बीत गए परंतु सिकंदर की सेना से पार नहीं कर सकी। दूसरी ओर पोरस की सेना अपने कैंप लगाए हुए थे और लगातार जिस तरफ उनकी सेना सिकंदर की सेना की आगे बढ़ने की कोशिश भी आगे बढ़ रहे थे, मतलब वो दोनों एक दूसरे की सेना का इंतजार कर रहे थे और सिकंदर की सेना ने उत्तर में 27 किलोमीटर बढ़कर एक जगह से नदी पार कर ली। चूंकि देखो जो दोनों की सेना है उनके बीच में एक बड़ा नदी था और दोनों आमने सामने थे, लेकिन सिकंदर की सेना क्या करती है कि 27 किलोमीटर दूर जाके एक नदी से, एक जो ब्रिज से वो नदी को क्रॉस कर लेती है। ठीक है, और देखते हैं कि 27 किलोमीटर पश्चिम से नदी पार करते हुए पोरस पर हमला कर दिया और सिकंदर की सेना के पास हाथी नहीं थी जबकि पोरस की सेना के पास हाथी थी। पोरस की सेना में हाथी रखते तो खुद ही उनकी सेना के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई। देखते हैं कि जो पोरस की सेना में हाथी थी वो उनके लिए खुद ही एक मुसीबत थी, क्योंकि जब तीर लगता था हाथियों के ऊपर तो वो हाथी अपने ही सैनिकों को कुचलते हुए वापस लौटती थी। ठीक है, और देखते हैं कि जो पोरस की सैनिक है उनके पास जो कवच नहीं होते थे, जो कि लोहे से निर्मित होना चाहिए था, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं थे या अच्छे लोहे के कवच नहीं थे, जो कि यूनानियों के सामने फीके पड़ गए। और देखते हैं कि उस वक्त बहुत ज्यादा वर्षा हुई जिसके कारण से हाथी और रथ दोनों का इस्तेमाल पोरस सही मात्रा में नहीं कर पाया, जिसका फायदा सिकंदर को हुआ। पोरस की रथ कुछ ही काम नहीं आई और दलदल में फंस गए और हाथी भी कुछ ऐसे थे कि वो तीर से घायल होकर के वापस होते रहे। और देखते हैं सिकंदर ने एक पत्र भेजा परंतु पोरस ने उसे हर बार इनकार कर दिया। वह उस पत्र के माध्यम से या अपना जो है अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था और सिकंदर ने, देखते हैं कि सिकंदर किस प्रकार से उसे पराजित कर देता है और फिर दोनों के मध्य मित्रता हो जाती है और उन्हें गवर्नर बना करके
उनका राज्य वापस सौंप दिया जाता है। सिकंदर यहाँ से वापस लौट गया। वो जानता था कि उसकी सेना भी जो है बहुत ज़्यादा थक चुकी है और सामने एक भारत में विशाल साम्राज्य का शासक है घनानंद, जो कि नंद वंश का शासक है और उनकी शक्ति के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुना था और सिकंदर को पराजित कर सकता था। अतः सिकंदर की जो थकी हुई सेना थी, जो हारी हुई सेना थी, वो बेबीलोन लौटना चाहती थी। चूँकि बेबीलोन या उनकी जो स्वदेश है, वो वहाँ से आए बहुत दिन हो चुके थे, अब से सैनिक भी थक चुके थे। अब देखते हैं कि बेबीलोन में ही 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। अब भारत से सिकंदर की वापसी के कारण देखते हैं कि क्यों भारत से, चूँकि जितना भी विजय है वो प्राप्त कर चुके थे सिकंदर और उसकी जो टीम है, अब वो क्यों ऐसे समय पे वापस जाना चाह रही थी जब उनके सामने भारत का एक विशाल साम्राज्य था। तो देखते हैं, सिकंदर विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से भारत का अभियान किया था, लेकिन व्यास नदी के तट से वह वापस लौट गया। भारत से सिकंदर की वापसी के निम्न कारण थे। सिकंदर द्वारा व्यास से आगे बढ़ने से इनकार करना, यह तात्कालिक एवं मुख्य कारण था। भारतीय मौसम की चुनौती, बाढ़ और गर्मी, जो कि बहुत ही असहनीय थी किनके लिए? यूनानियों के लिए। बीमारियों का प्रकोप, बहुत सारे यूनानी सैनिक बीमारियों से क्या हो चुके थे? ग्रसित हो चुके थे और वो बहुत सारे जो है यूनानी सैनिकों की मृत्यु भी हो चुकी थी। सैनिकों को लंबे समय के युद्ध के बाद थका होना, सैनिकों का लंबे समय युद्ध के बाद थका होना। देखते हैं कि जो सैनिक है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय से युद्ध कर रहे थे, जिस वजह से थक चुके थे। अब वो अपना घर वापस जाना चाहते थे। सैनिकों को अपने परिवार की चिंता सताना। देखो, क्या है, बहुत सारे सैनिक बहुत दिनों से जो है युद्ध करते रहे और वापस आ गए थे। अब उनको अपने परिवार की चिंता सताने लगी और वापस वो अपने घर जाना चाह रहे थे। देखते हैं भारत पर यूनानी आक्रमण का प्रभाव। भारत में यूनानी आक्रमण के प्रभाव को हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं कि राजनीतिक प्रभाव। हालांकि यूनानी आक्रमण का राजनीति के क्षेत्र में विशेष प्रभाव नहीं माना जाता, लेकिन हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है सिकंदर ने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अनेक यूनानी उपनिवेश को स्थापित किया, जैसे सिकंदरिया, निकैया, बुकाफेला, और साथ ही साथ भारत में भी जो एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना है, वो करने का जो श्रेय जाता है सिकंदर को ही जाता है। चूँकि उसने प्रशासनिक निपुणता का परिचय दिया और एक सूत्रता को प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य ने आसानी से जीतकर सभी क्षेत्रों को मिला लिया और एक सेंट्रल जो है पावर के रूप में भारत को स्थापित किया। अब देखेंगे आर्थिक प्रभाव। यूरोप तथा भारत के बीच व्यापारिक संपर्क कायम हुआ तथा इन नए रास्तों की खोज हुई। सिकंदर ने भारतीय क्षेत्र में कई नगर बसाए, जैसे सिकंदरिया काबुल के पास, बुकाफेला झेलम के तट पर, और भारत में यूनानी मुद्रा के अनुकरण पर उलुक शैली के सिक्के ढलवाए गए। ठीक है, तो आर्थिक रूप से भी कई सारे व्यापारिक मार्गों की खोज की गई, व्यापार को प्रोत्साहन मिला। आगे चलकर देखते हैं कि जो है व्यापार में भी तीव्रता आने लगेगी। सांस्कृतिक प्रभाव। भारत पर यूनानी आक्रमण के निम्न प्रमुख प्रभाव पड़े। दोनों महान संस्कृति में विचारों का आदान प्रदान हुआ। यूनानी ज्योतिष तथा कला का भारत में आगमन हुआ। गंधार कला शैली का विकास हुआ। मौर्य स्तंभ के सिर पर पशु आकृति का निर्माण यूनानी शैलियों की देन प्रतीत होती है। इतिहास निर्माण में महत्व। देखते हैं, सिकंदर की सेना के साथ कई लेखक और विद्वान आए जिन्होंने भारत के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी लिखी है। आधुनिक काल में प्राचीन भारत को जानने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। स्पष्ट है कि ईरानी आक्रमण की तरह ही यूनानी आक्रमण का भी राजनीतिक प्रभाव नगण्य होने के बाद अन्य दृष्टि से काफी प्रभावपूर्ण रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं कि भारत में जो सिकंदर के आक्रमण है, उनका अमूलचूल प्रभाव रहा। और हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें और अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। थैंक यू।